हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आप लोगों को साइंस का टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। यह वीडियो आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस और अन्य दूसरे जो भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकत्व का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन पहला है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर बी हेनरिक रूजवेल्ट हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू के रॉन्टगन, ऑप्शन नंबर डी माइकल फैराडे। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल फैराडे। ठीक है, को विद्युत चुंबकत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकत्व जो है यह एक फिजिक्स की एक पार्ट है, फिजिक्स का एक पार्ट है और यह विद्युत चुंबकीय बल से संबंधित है और साथ में विद्युत आवेशित कणों के बीच होता है। विद्युत चुंबकीय बल विद्युत आवेशित कणों के बीच पाया जाता है। और एक बात, विद्युत चुंबकीय बल 4 मूलभूत बलों में से एक है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया और प्रकाश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये था माइकल फैराडे। अगला देखें तो रुडोल्फ के बारे में, इसके बारे में देखें इसने क्या किया था। ठीक है, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज क्या किया था? ठीक है, इसने क्या किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी ये तो नहीं, ये दिमाग में नहीं आ रहा है, तो डब्ल्यू के रॉन्गटन के बारे में देख लें। तो इसने एक्सरे का खोज किया था, एक्सरे का डिस्कवर किया था। और हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के बारे में अगर जाने तो इसने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेटेड एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को संबंधित किया था। किस तरह काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, और मैक्सवेल का बात करें तो यह क्या क्या था, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया था। ठीक है, तो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है फोकल लंबाई किसके बीच की दूरी है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश और दर्पण का प्रमुख अक्ष, ऑप्शन नंबर बी दर्पण का ध्रुव और प्रमुख अक्ष, ऑप्शन नंबर सी फोकस और ध्रुव के दर्पण के ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी दर्पण की वक्रता का ध्रुव और त्रिज्या के बीच। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच होता है क्या? फोकल लंबाई होता है। तो फोकल लंबाई अगर देखा जाए तो क्या होगा? r/2 वक्रता त्रिज्या, दर्पण की जो भी वक्रता त्रिज्या होगा उसका 2 से भाग देने पर फोकल लंबाई प्राप्त होती है। मान के चलो कि ये कोई दर्पण है, अगर कर दें, ठीक है, ये ऐसा, ये मान के चलो ये इसका 2 वक्रता त्रिज्या होगा, ठीक है, वो होगा फोकल लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, पहला क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है अंतिम छोर की तरफ बढ़ता हुआ, ऑप्शन नंबर सी है सभी बिंदुओं पर समान, ऑप्शन नंबर डी है एक छोर घटते हुए। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका आंसर? सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बिंदुओं पर समान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्या। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा, पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है?
क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी वही रहता है, ऑप्शन नंबर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चंद्रमा पर पृथ्वी पर चंद्रमा द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है, जो पृथ्वी पर होगा द्रव्यमान वही होगा वहाँ, लेकिन भार क्या हो जाता है, भार वह पृथ्वी पर जितना होगा उसका 1/6 भाग हो जाता है भार चंद्रमा पर, ठीक है। और एक बात और, ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वह हमेशा वही रहता है, समान रहता है किसी भी जगह पर। कोई भी वस्तु है ब्रह्मांड में, उसका द्रव्यमान एक जगह हर जगह एक ही समान रहेगा, और इसलिए वही। लेकिन किसी वस्तु का वजन गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन के कारण बदल जाता है, इसलिए चंद्रमा पर द्रव्यमान समान रहता है, ठीक है। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। तो क्या होता है, सेंधा नमक को हेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। सेंधा नमक अगर बात करें तो यह हेलाइट के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेना, ठीक है। और यह क्या करता है, सेंधा नमक समुद्री पानी का वाष्पीकरण द्वारा बनता है। समुद्री को जो जल होता है उसका वाष्पीकरण किया जाता है और उससे यह सेंधा नमक हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है, ब्रोमीन का प्रतीक सिंबल क्या है? ऑप्शन नंबर ए Br, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी Bm, ऑप्शन नंबर डी Be। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या आंसर इसका, ए Br, ठीक है। इसका परमाणु संख्या जो होता है वह होता है 35, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक तो है। और बोरॉन का होता है बी, बोरॉन का जो हमारा इसका संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है 5 बोरॉन का। और बेरिलियम का होता है कितना, Be, ठीक है। यह बेरिलियम का प्रतीक चिन्ह है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस की अवस्था का सीधा रूपांतरण ठोस अवस्था में शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए जमना, ऑप्शन नंबर बी भाप, ऑप्शन नंबर सी निक्षेप, ऑप्शन नंबर डी उच्च बनाने की प्रक्रिया। जिसको सीधा गैस अवस्था का सीधा रूपांतरण ठोस अवस्था में क्या कहलाता है, वह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी निक्षेप, जिसमें गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और इसे निर्जलीकरण के नाम से भी जानते हैं, निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण के। और उच्च बनाने की क्रिया की अगर बात करें, ठीक है, तो जिसमें एक ठोस को सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठोस वस्तु को सीधे द्रव में न बदल करके गैस में बदला जाता है, उच्च बनाने की क्रिया कहलाता है। अगर हम जमने की बात करें, ठीक है, जमने की, तो यह एक संक्रमण है जिसमें एक तरल ठोस में बदल जाता है, इसको द्रव से ठोस में बदला जाता है, उसको जमना बोलते हैं। और वाष्पीकरण, किसी तरल की सतह को वाष्पीकरण कर दिया जाता है और गैस चरण में बदल जाता है, ठीक है, इसको भाप बोलते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CaSO4 इंटू H2O, ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर सी CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर डी CaSO4 इंटू 10H2O। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। यह जिप्सम का सूत्र है। इसका अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो यह होगा कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्राइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्राइड,
ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? ऑप्शन नंबर ए सफेद रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी लाल रक्त कोशिकाएं। क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी या डी? क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और इसका काम क्या है तंत्रिका कोशिका का? हमारे शरीर में कोई भी हमारे शरीर का सभी संदेश ले जाने का काम होता है तंत्रिका कोशिका का। और तंत्रिका कोशिका शरीर एक अक्षतंतु और डेंड्राइट्स से बने होते हैं। और इसमें देखो WBC को यह लड़ने में भी हमारे शरीर में मदद करता है। और शुक्राणु कोशिकाएं, अगर सफेद रक्त कोशिका की बात करें तो WBC संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। अगर शुक्राणु कोशिका की बात करें तो यह क्या करता है? पुरुष मानव और जानवरों के वृषण अंग में उत्पन्न होती है। ठीक है। और लाल रक्त कोशिकाएं क्या करता है? इसका मुख्य काम है क्या? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक, तो अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गुरुत्वीय रिसेप्टर्स का स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए त्वचा, ऑप्शन नंबर बी आंखें, ऑप्शन नंबर सी जीभ, ऑप्शन नंबर डी नाक। क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी या डी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीभ। देखो स्वाद का पता लगाने के लिए गुरुत्वीय रिसेप्टर का मुख्य कार्य है। गुरुत्वीय रिसेप्टर्स जो है इसका मुख्य कार्य है कि वह स्वाद का पता लगाए। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसका स्वाद किस प्रकार का होता है यह पता करने का काम है गुरुत्वीय रिसेप्टर्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का संयोजी ऊतक है? ऑप्शन नंबर ए रक्त, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी हृदय के मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रक्त। यह क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। और ये कहता है संयोजी ऊतक क्या करता है? शरीर की कोशिका सेल, कोशिका और अंगों को एक साथ बांधता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंग जो हैं उसको एक साथ बांधता है। और संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? और दूसरा कार्य क्या है? कि शरीर के सभी भागों की रक्षा करना, समर्थन और एकीकरण बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन होगा। रक्तचाप की रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए वसामय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्टेरॉन। क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क ग्रंथि। रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो है उसके रखरखाव का जो जिम्मेदारी है वह है अधिवृक्क ग्रंथि की। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अधिवृक्क ग्रंथि है 3 हार्मोन का उत्पादन करती है। ठीक है, 3 हार्मोन का उत्पादन करती है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, और ये हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, शरीर के नमक और पानी स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है, जो बदले में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसके बारे में तो पिछले वीडियो में बताए थे। वसामय ग्रंथि एक त्वचा की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और त्वचा और बालों को चिकना करने के लिए बालों के रोम में एक चिकनाई युक्त द्रव सीबम का स्राव करती है ये हमारे शरीर में। और थायराइड ग्रंथि ये एक प्रकार का तितली आकार का ग्रंथि आकार का अंग होता है। तितली आकार का अंग होता है जो हमारे गर्दन के आधार में स्थित होता है और यह थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन को। और प्रोजेस्टेरॉन क्या, अगर बात करें प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो यह एक प्राकृतिक महिला हार्मोन है। प्राकृतिक महिला हार्मोन है जिसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।